नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पर्यावरण में आपको 30 में 30 मार्क्स मिले तो दोस्तों इस सीरीज को देखना मत भूलिए। डेली इस सीरीज को देखिए, निश्चित तौर पर आपको 30 में 30 मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों इस सीरीज को डेली देखते चलिए। आइए बात करते हैं आज अपने सीरीज में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं। जैसे कि बात करते हैं आज की क्लास में, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं और उन्हें बचाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करना होगा, यानी कि घरेलू उपाय हमें कौन कौन से करने होंगे। जैसे कि बात करते हैं दूध के बारे में, हम जानते हैं अगर दूध को रख दिया जाए, अगर दूसरे दिन के लिए हम उसे रखना चाहते हैं तो दूध उस दिन तो मान लो एक बार बचा रहेगा, लेकिन दूसरे दिन दूध खराब हो सकता है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। यानी कि उबाल कर यदि हम रखते हैं तो दूध को हम अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। हरे धनिया के बारे में बात करते हैं, हरा धनिया के बारे में बात करते हैं। अगर हमें हरे धनिया को 1-2 दिन 3 दिन तक बचा कर रखना है तो उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखना होगा, नहीं तो फिर आप जानते हैं कि हरी धनिया सूखी धनिया बन सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पके हुए चावल के बारे में बात करती हैं, मतलब जो चावल पक जाता है अगर उसे भी हमें रखना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक कटोरी में चावल रखना पड़ेगा और पानी एक किसी बर्तन में रखना पड़ेगा। फिर उसको एक तरीके से उस बर्तन को, जो चावल वाला कटोरा होता है उसको उस बर्तन में रख देना होता है। तो इससे क्या होगा कि सब कुछ बढ़िया बना रहेगा, यानी कि चावल अच्छा से रहेगा, दूसरे दिन भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी बात करते हैं प्याज और लहसुन के बारे में बात करते हैं। तो इसे हमें कहाँ रखना होगा, खुले में रखना होगा और नमी से बचाना होगा। अगर हम इसे खुले में नहीं रखते हैं और नमी से नहीं बचाते हैं तो ये मान के चलिए जो प्याज है वो 2-4 दिन बाद, ये मान लीजिए जो प्याज सूखी थी वो हरी धनिया के हरी रूप में आ जाएगी। इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे एक तरीके से देखिएगा तो अंकुर आ जाएंगे, यानी कि हरे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं दोबारा क्या होता है, पौधे के रूप लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो प्याज और लहसुन को बचाना है तो, और आलू को भी बचाना है तो कैसे बचाना होगा, हमें आलू को भी बचाना है तो हमें कैसे बचाना होगा, उसे खुला में रखना होगा, यानी कि हमें नमी से उसे बचाना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। अपमार्जक के बारे में आपने सुना होगा। अपमार्जक के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे छात्रों को नहीं पता होता है कि अपमार्जक किसे कहा जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जो क्या करते हैं, मृत जीव जंतुओं को जैसे ही मिलता है वैसे ही खा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसे ही वे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर गाय भैंस मर जाती हैं तो उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है, तो सीधा ही वे क्या करते हैं, उन्हें ग्रहण कर लेते हैं भोजन के रूप में। तो उन्हें क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो गिद्ध। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जीव हैं जो अपमार्जक में आते हैं, तो गिद्ध भी आ गया ऑप्शन में तो लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। चील भी आ जाता है तो बिल्कुल सही है। बाज की बात करते हैं, कुत्ता की बात करते हैं और कौवा की बात करते हैं, तो ये सब किस में आ जाते हैं दोस्तों, अपमार्जक में आ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अपमार्जक में अगर देखा जाए तो गिद्ध, चील, बाज, कुत्ता, कौवा ये सब किस में आते हैं, अपमार्जक में आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को सीधा ही ग्रहण कर लेते हैं, सीधा ही भोजन के रूप में ले लेते हैं, जिससे एक तरीके से इन्हें सफाई वाला भी कहा जाता है, सफाई कर्मी के रूप में भी जाना जाता है। ये पूरा एक तरीके से साफ कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अपघटक। अपघटक को अंग्रेजी में कहा जाता है डीकम्पोजर कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है जो मृत जंतुओं के शरीर को अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सड़ा गलाकर मृदा में मिला देते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे कि मृत जीव जंतु होते हैं तो उसी में जैसे बैक्टीरिया हो गए, फफूंद हो गया, ठीक है, फंगी हो गया, ये सब क्या करते हैं उसी में, मतलब मृत जीव जंतु के ही शरीर में चले जाते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं, पूरा वैसे ही मिला देते हैं अपने रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, मतलब कुल मिलाकर पूरे शरीर को ही नष्ट कर देते हैं और उसे मृदा में मिला देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया, फंगी को जरूर ध्यान रखिएगा अपघटक के रूप में। अपघटक के रूप में ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तरह फंगी और बैक्टीरिया, और भी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में। ये मान के चलिए अब आपसे पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉकहोम के बारे में, फिर हेलेंस्की सम्मेलन के बारे में, फिर अगर देखा जाए तो लंदन सम्मेलन के बारे में, फिर वियना सम्मेलन के बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, टोरंटो सम्मेलन,
पृथ्वी सम्मेलन, यानी कहने का मतलब ये है कि इन सभी प्रमुख सम्मेलनों के बारे में हम जानने वाले हैं। यदि आप लोगों को सारी बातें अच्छे समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर हमें सब कुछ क्लियर है, और साथ ही साथ एक तरीके से लाइक भी करते चलिए। आइए सबसे पहले सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। तो पहला सम्मेलन कौन सा है? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें क्या कहा गया है, मनुष्य के द्वारा पर्यावरण पर किए गए पहले सम्मेलन का नाम जो था स्टॉकहोम सम्मेलन रखा गया है। तो मनुष्य का यह पहला पर्यावरण सम्मेलन था दोस्तों, और इसका नेम क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए इस सम्मेलन को हम पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी सम्मेलन के आयोजन पर क्या किया गया दोस्तों कि एक तरीके से 5 जून 1972 से पर्यावरण मनाए जाने की बात कही गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है इस सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था। और एक तरीके से देखा जाए तो इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में सभी देशों, एक मिनट, इसके मुझे लगता है कि वो बदलना पड़ेगा। चलिए, हाँ ठीक है। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कहा गया कि ये जो पृथ्वी है, पूरा विश्व जो है एक ही पृथ्वी पर है, या एक तरीके से एक ही पृथ्वी है, और जिसके अंतर्गत कहा गया कि कोई भी राष्ट्र अपने क्षेत्र विशेष में ऐसी कोई गतिविधि आयोजित नहीं करेगा जिसका नकारात्मक प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़े। बिल्कुल, इसमें कहा गया कि हमें इस बात को समझना होगा कि पृथ्वी, हम भले ही अलग अलग देशों में रहते हैं लेकिन पृथ्वी तो एक ही है, हम एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। तो ऐसा हमें कोई भी गतिविधि या ऐसा कोई भी हमें कार्य नहीं करना है जिससे पूरी पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़े। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मतलब क्या हो जाता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भी जन्म हुआ, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसी सम्मेलन पर क्या हुआ, इसी सम्मेलन के दौरान क्या हुआ? UNEP का गठन किया गया। किसका? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 1972 में ही लिया गया। देखिए 5 जून 1972 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार पर्यावरण पर हमने सम्मेलन किया, और इसीलिए क्या किया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का भी हमने निर्णय ले लिया, जबकि सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसे 1973 में मनाया गया था। तो जो इसके सदस्य राष्ट्र रहे उन्होंने क्या किया? 1973 में मनाए। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 5 जून 1974 को पूरी तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कब से विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने लगा, तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पूरे विश्व के तौर पर देखा जाए तो 1974, अगर एक तरीके निर्णय लेने की बात आती है तो 1972, अगर सदस्य राष्ट्रों के बारे में बात पूछी जाती है तो 1973। तीनों बातें ध्यान रखिएगा। देखिए 1972 में हमने निर्णय लिया कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, लेकिन सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसे 1973 में मनाया गया, यानी कि 5 जून 1973 में। और पूरे विश्व यानी कि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो 5 जून 1974 को पूरे विश्व में मनाया गया था पर्यावरण। ठीक है, तो हमने आपको बताया स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में, जो कि एक तरीके से स्वीडन में किया गया था। इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, क्यों कहा गया? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो यह मानव के द्वारा पहला पर्यावरण सम्मेलन था। मानव को पहली बार इस बात के बारे में अनुभव होता है कि पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए। ठीक है, और पहली बार इस सिद्धांत को लागू किया गया कि हम भले ही अलग अलग शहर में रहते हैं लेकिन पृथ्वी तो एक ही है, और हमें इस बात को समझना होगा कि हम कोई भी गतिविधि ऐसे ना करें जिससे पूरे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ठीक है, यानी कि पर्यावरण को समस्याएं हैं। और इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो 119 देश शामिल हुए थे। और इसी सम्मेलन के तहत क्या हुआ था, या इसी सम्मेलन के दौरान UNEP का गठन किया गया, और जिसका एक तरीके से मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या के नैरोबी शहर में। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा।
और 1972 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया और सदस्य राष्ट्रों द्वारा 1973 में मनाया गया था। और लेकिन पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए, ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो 5 जून 1974 को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, और 2021 में वैसे करंट नहीं पूछा जाएगा तो करंट वाला हम छोड़ ही देते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हेलेंस्की सम्मेलन के बारे में। आइए समझते हैं। यहाँ फिनलैंड में सम्मेलन किया गया था। कहाँ पर? फिनलैंड में दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन 1974 में फिनलैंड के हेलेंस्की शहर में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1974 में हेलेंस्की शहर में किया गया था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है या विषय क्या रहा है? तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। तो दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हेलेंस्की सम्मेलन किस लिए किया गया था? समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना था, वो तो बता ही दिया हमने आपको। और इस सम्मेलन के मुख्यतः एक तरीके से देखा जाए, इस सम्मेलन के विषय को पूर्णतः परिभाषित न कर पाने के कारण यह सम्मेलन क्या हो जाता? असफल हो जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि भैया क्या जो हेलेंस्की सम्मेलन हुआ था फिनलैंड में, क्या वह सफल रहा या नहीं, तो आप बता दीजिए बिल्कुल असफल रहा। ठीक है, सफल नहीं हो पाया क्योंकि पूर्णतः इसके विषय को हम परिभाषित नहीं कर पाए। ठीक है, हम पूरी तरीके से इसके डिफिनीशन को नहीं समझा पाए और जिसके वजह से क्या हुआ, यह सम्मेलन असफल रहा। हेलेंस्की सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो 1974 में आयोजित किया गया। फिनलैंड के हेलेंस्की शहर में ऐसा किया गया था। अब आइए बात करते हैं लंदन सम्मेलन के बारे में। अब आइए बात करते हैं लंदन। चलिए लंदन सम्मेलन के बारे में हम बात कर रहे थे, बीच में क्लास को रोकना पड़ा था, आप लोगों को पता नहीं चल पाता होगा ना। चलिए कोई नहीं, हम बात करने वाले हैं लंदन सम्मेलन के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें ऊपर वाले सब समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए लंदन सम्मेलन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था 1972 में, कहाँ पर किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन का जो शहर है लंदन, वहाँ पर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था कि समुद्री कचरे का निस्तारण करना, मतलब कि समुद्र में जो कचरे जा रहे हैं उसको बाहर निकाल कर फेंकना, ये हमारा मतलब उद्देश्य रहा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि बाह्य सभी स्रोतों से आने वाले कचरों को बाहर ही रोक लेना है। देखिए कहा गया कि हम एक काम करेंगे, इसमें इस सम्मेलन में कहा गया कि हम एक काम करेंगे, जो पहले कचरा चला जा चुका है उसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अब जो जाने से पहले ही हम कचरे को रोक लेंगे, रास्ते में ही उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही रहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लंदन सम्मेलन के बारे में उतना ज़्यादा आपको डीप नहीं याद रखना है, बस एक आध पॉइंट याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1972 में किया गया था। लेकिन वियना कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं या वियना सम्मेलन के बारे में बात करते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस सम्मेलन को जो आयोजन किया गया था 1985 में किया गया, ऑस्ट्रिया में किया गया, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में किया गया। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया 1985 में किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा ओजोन परत संरक्षण का रखा गया। तो इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य रहा, मुख्य विषय रहा, ओजोन परत संरक्षण रखा गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारा उद्देश्य रहा कि हम ओजोन परत को बचाएं। ठीक है, इस सम्मेलन के सभी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो गैसें थी, हमने कहा कि एक काम कर लेते हैं। देखिए इसमें ऐसे समझिएगा, मैं आपको सरल भाषा में समझा दे। देखिए वियना सम्मेलन जो हुआ था 1985 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में सम्मेलन यहाँ किया गया था। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम क्या करें, ओजोन परत जो क्षरण हो रही है, जो कम हो रही है, जो परत कम होती जा रही है, उसको हम संरक्षित करें। इस और क्यों हो रही है उसके पीछे का मूल कारण ये है कि जैसे कि जो फ्रिज में गैसें यूज करते हैं आप, ऐसे तमाम जो गैसें हैं, उन गैसों के स्थान पर हमें दूसरे मतलब गैस को यूज करने के लिए हम सोच रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि भाई एक काम कर लेते हैं, जिसके वजह से जैसे CFC वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है कि ओजोन परत क्षरण होती है। तो हम क्या करते हैं कि उसके वैकल्पिक स्रोत को अपनाते हैं। तो इस कन्वेंशन में यही कहा गया था कि हम एक काम करते हैं जिसके वजह से ओजोन परत का संरक्षण मतलब ह्रास हो रही है, उसको हमें हटाना है, बल्कि उसके जगह पर दूसरी गैस को हमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, या हम इस्तेमाल करें। वियना कन्वेंशन लागू कब हुआ दोस्तों? 1988 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। वियना कन्वेंशन लागू कब हुआ? 1988 में। 3 साल बाद वियना कन्वेंशन लागू हो गया। चलिए अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में अगर देखा जाए तो इस सम्मेलन का आयोजन 16 सितंबर
1987 का हुआ था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 को। और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था, इसका भी वही उद्देश्य था जो एक तरीके से वियना कन्वेंशन का था। इसका भी उद्देश्य वही रहा कि ओजोन परत के संरक्षण करना, यानी कि ओजोन परत में जो ह्रास हो रही है, जो कमी आ रही है, उसको हमें रोकना है। ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक मत होकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं उनमें हमें क्या करना है? कटौती करना है। मतलब हम सभी लोगों ने, हमारे विश्व के मतलब जो भी देश रहे हैं, हम सभी लोग मिलकर क्या ये सोच रहे थे कि एक काम कर लेते हैं, जो जिन गैसों की वजह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ओजोन परत को, उसको हमें एक तरीके से उसमें हमें कटौती करना है। और अगर देखा जाए तो 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओजोन दिवस को कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और पहली बार अगर देखा जाए तो 16 सितंबर 1987, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसे लागू कब किया गया? तो 1989 में इसे लागू किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कब आयोजन किया गया था, यानी कन्वेंशन कब किया गया था? तो 16 सितंबर 1987 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? ओजोन परत के संरक्षण को रोकना था। और सभी राष्ट्र एक मत होकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो मतलब गैसें थी उनको कटौती करने के लिए सहमत हुए थे। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस का आयोजन किया गया दोस्तों। और 1989 में से लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1989 में से लागू किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोरंटो सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। तो टोरंटो सम्मेलन 1988 में कनाडा के टोरंटो शहर में किया गया था, बस इतना ही ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को रखा गया था। लेकिन यह जो सम्मेलन रहा असफल रहा, बस इसको इतना ही ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करते हैं तो यह अधिनियम 1986 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। दरअसल इसको लागू करने का तत्कालिक कारण ये रहा, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, यानी कि जो एक तरीके से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके वजह से क्या किया गया था? इस अधिनियम को लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, और यह त्रासदी कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड कार्बन गैस का नेम याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव की वजह से यह हुआ था। कंपनी का नाम क्या था दोस्तों? कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह क्या चीजें निर्माण कर रही थी? कीटनाशक दवाओं का निर्माण कर रहे थे दोस्तों। इसमें काफी लोगों की जाने जाती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू होने का दूरगामी कारण ये रहा कि भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन के नियम को लागू करना था। इस अधिनियम में यह कहा गया कि एक तरीके से इस अधिनियम में यह कहा गया कि भारत सरकार की अनुमति के बगैर कोई भी उद्योग धंधे का संचालन नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी उद्योग धंधे अगर इस तरह के चालू किए जाते हैं तो भारत सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी, तभी एक तरीके से लागू किया जाएगा। और एक तरीके से कंपनी के समस्त क्षति के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि अगर कंपनी चालू करती भी है, अगर किसी की वजह कंपनी में मतलब कंपनी की वजह से कोई भी चीज़ें मतलब गलत होती हैं या कोई भी क्षति पहुंचती है लोगों को, तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना तैयार करेगी और उसको प्रभावी रूप से लागू भी करेगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था 1992 में किया गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। और इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में किया गया था। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में किया गया था। इस सम्मेलन को रियो डी जेनेरियो के नाम से भी जाना जाता है या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे एजेंडा 21 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि एक तरीके से पृथ्वी सम्मेलन के बारे में ध्यान रखना है आपको कि इसका आयोजन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना गया और इसे एजेंडा 21 का भी नाम रखा गया, या इसका मुख्य विषय रहा एजेंडा 21, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए बात कर लेते हैं यूएनएफसीसी के बारे में। ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि इसका फुल फॉर्म हमें बता दीजिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका ये कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क, मतलब यह सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था।
इस सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 1997 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था कहाँ पर किया गया था? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा दोस्तों एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि एजेंडा 21 को प्रभावी रूप से बनाना, यानी प्रभावी बनाना दोस्तों। इसमें सभी को कार्बन डाइऑक्साइड पर बातचीत करने के लिए तैयार किया गया था। मतलब इस सम्मेलन में सभी को जो एक तरीके से CO2 के बारे में, यानी कि एक तरीके कार्बन डाइऑक्साइड पर बातचीत करने के लिए तैयार किया गया था। अब आइए बात करते हैं नैरोबी घोषणा पत्र के बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन 1997 में केन्या के नैरोबी शहर में किया गया था। तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एक तरीके 1997 के केन्या नैरोबी शहर में किया गया था। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक मत होकर अभी तक सभी सम्मेलन में सहयोग करने की घोषणा किए थे। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है नैरोबी घोषणा पत्र के बारे में कि इसका आयोजन कब किया गया? 1997 में। कहाँ? केन्या के नैरोबी शहर में दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक मत होकर अभी तक हुए सम्मेलनों के सहयोग की घोषणा की बात कही थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था 1997 में। कहां पर? जापान के क्योटो शहर में। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न कई बार छोटे मोटे मतलब एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं इधर उधर से, तो आपको अगर पता रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा से पढ़ने में क्या हर्ज है? एक बार सोचिए कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड ही है तो हमें पढ़ने में क्या हर्ज है? पढ़ ही लेते हैं एक बार, आएगा नहीं आएगा। वैसे तो कई बार आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता। मान लेते 1 महीने का पेपर है, तो जब अगर आयोग को कुछ नहीं मिला तो हो सकता है इसी को उठाकर डाल दे, तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि सिलेबस से बाहर आया था, जबकि सिलेबस में ये सब बातें कही गई हैं कि प्रमुख सम्मेलनों से भी हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, उन्होंने कहा है पूछें या ना पूछें, लेकिन क्या होता है सिलेबस में है तो हमें पढ़ना होता है। इस सम्मेलन का आयोजन 1997 में जापान के क्योटो शहर में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब इसके मुख्य विषय में कार्बन डाइऑक्साइड को रखा गया था कि भाई जो CO2 इतना बढ़ रहा है, जो CO2 को इतना उत्सर्जन हो रहा है उसको हमें कम करना है, क्योंकि CO2 की वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लेशियर का पिघलना और कहीं पर सूखा का आना, कहीं पर बारिश का कम होना, तो ये सब सारी चीज़ें एक तरीके से CO2 की वजह से ही है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 1990 के स्तर के लाने का निर्णय लिया गया था। वैसे इसको इतना ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, बस क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में आता है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो होता है इसका आयोजन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया गया था और इसे रियो 10 के नाम से जाना गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि किसे रियो 10 के नाम से जाना गया और किसे रियो 21 के नाम से जाना गया है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा दोस्तों कि सतत विकास रखना, यानी कि इसमें क्या रहा कि वैश्विक रूप से हमें गरीबी को खत्म करना है और विश्व को एकजुट करना है, इसलिए इसका मतलब आयोजन किया गया था। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन कहाँ पर कब आयोजित किया गया था? तो 2002 में आयोजित किया गया दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। और इसे किस नाम से जाना गया है? रियो 10 के नाम से जाना गया है। और इसका मुख्य विषय क्या रहा है? सतत विकास करना और गरीबी, यानी कि एक तरीके से क्या करना? वैश्विक गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को खत्म करना, विश्व स्तर पर सबको एकजुट करना। नेक्स्ट बात करते हैं रियो 20 के बारे में बात करते हैं, रियो +20 के बारे में बात करते हैं। तो इसका आयोजन 2012 में किया गया था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में किया गया था दोस्तों 2012 में। और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि सतत विकास पर रखना, मतलब बल देना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य। फ्यूचर वी वांट की संकल्पना इसी सम्मेलन में दिया गया। ये आपके एग्जाम में आता है, फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर FUTRE, फ्यूचर WE वांट लिख लीजिएगा, फ्यूचर वी वांट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी में ऐसा कहा गया था। तो फ्यूचर वी वांट की संकल्पना इसी सम्मेलन में दिया गया था रियो +20 में। और रियो +20 कहाँ पर है? ब्राजील में है। यहाँ पर देखिए ब्राजील लिखा हुआ है, हो सकता है कट गया हो। चलिए अब बात करते हैं पेरिस जलवायु सम्मेलन के बारे में बात करते हैं, पेरिस जलवायु समझौता के बारे में बात करते हैं। पेरिस जलवायु समझौता के बारे में बात करते हैं, इसे COP21 के नाम से जाना जाता है। और इसका आयोजन 2015 में फ्रांस के पेरिस शहर में किया गया था और इसमें कार्बन डाई उत्सर्जन के बाध्यकारी समझौता किया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए बाध्यकारी समझौता किया गया था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल हम देखेंगे
हिम तेंदुआ परियोजना के बारे में, चीता परियोजना के बारे में, गिर परियोजना के बारे में, डॉल्फिन, ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में कल हम देखेंगे। बाकी और भी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर लूँगा, ठीक है। और यदि आप लोगों को ये क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। आप दिन भर पढ़ेंगे तब कहीं पर आपको एक आध चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जगह पर ही सब कुछ मिल जा रही हैं, ठीक है। और यदि सब कुछ आपको सब समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी लाइक वगैरह कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा अगर आपका मन करता है। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।